हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारी सेकंड वीडियो है ये सीरीज़ की। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये फार्मर्स एक्ट जो आए हैं ये आखिरकार नया कानून है क्या। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है कि नया कानून क्या है, तो इससे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। बाद में उसका जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस कानून की एनालिसिस को, इस कानून को देखेंगे कि आखिरकार ये कानून किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है। क्या ये कानून सही है या ये कानून गलत है। तो अपनी चर्चा को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कानून है इसके अंदर हमारी लगभग, अगर मैं स्टेक होल्डर की बात करूँ कि स्टेक होल्डर का मतलब है कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। सो आई कैन सिंपली से कि इसमें हमारी 4 मेन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और कौन सी हमारी 4 पार्टीज हैं, तो पहले नंबर पे तो है फार्मर्स, डेफिनेटली जिसके लिए ये कानून लाया गया। इस कानून से सबसे पहले तो फार्मर्स क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। दूसरा इसके अंदर डेफिनेटली ट्रेडर है जो कि एक पार्टी है। और तीसरा इसके अंदर गवर्नमेंट है, एंड बाय गवर्नमेंट वी मीन टू से सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज़ हैं इसमें वो दोनों ही पार्टीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। एंड फोर्थ, एंड यूज़र्स जो हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोड्यूस को जो अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे, लाइक यू एंड मी, जो एंड कंज्यूमर्स हैं हम, वो भी पार्टीज इस कानून के ज़रिए इम्पैक्ट होंगी। सो दे आर दी 4 स्टेक होल्डर्स जो कि इस पूरे के पूरे कानून के अंदर इन्वॉल्व हैं। हम एक एक करके सेशन की डिस्कशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फार्मर के प्रोन्स के बारे में समझेंगे, इसके लिए क्या सही हुआ है इस कानून में, क्या पॉजिटिव है। देन वी विल ट्राई टू सी इसके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है या लोग क्या कह रहे हैं कि क्या गलत है, इसमें क्या माइनस पॉइंट है और क्या प्लस पॉइंट है, देखेंगे। इन द सेम मैनर हम ट्रेडर के लिए भी देखेंगे कि ट्रेडर के लिए क्या फ़ायदे की बात है। और हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कौन से हैं, क्या जो है ट्रेडर्स के लिए कहा जा रहा है कि शायद ये बात शायद इस कानून में ठीक नहीं है। इसी तरीके से हम गवर्नमेंट के भी फ़ायदे और नुकसान की बात देखेंगे और हम कंज्यूमर के भी फ़ायदे और नुकसान की बात देखेंगे। मतलब जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इस कानून में, हम सभी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा आपके स्टूडेंट अकाउंट में हम एक आपको इसके नोट्स देंगे, जिसमें क्या होगा, इसका एक हम कंपैरिजन एनालिसिस देंगे। उस कंपैरिजन एनालिसिस में आप उसको जो है एक्सेस कर सकोगे। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग। तो वी विल ट्राई टू सी कि क्या इसमें जो है जो है प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले देखना शुरू करते हैं फार्मर्स के बारे में, बिकॉज ये कानून कहीं ना कहीं किसानों के लिए आया है। तो किसानों की क्या फ़ायदे की बातें हैं, किसान को क्या फ़ायदा पहुंचेगा इस कानून से, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा किसानों के लिए वो ये है कि अब किसान मल्टीपल प्लेसेस पे बेच सकता है अपने प्रोड्यूस को। पहले किसान के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मंडी में बेचे। अब इस कानून के ज़रिए एक ट्रेड एरियाज़ बनाए गए हैं, जैसा हमने कल की या प्रीवियस वीडियो में देखा था। उस ट्रेड एरियाज़ में भी जा कर के बेच सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है किसान के लिए कि उसको इतनी लिबर्टी मिली है, इतनी आज़ादी मिली है कि वो सिर्फ मंडी तक सीमित ना रहे, मंडी के अलावा दूसरी जगहों पर जाकर अगर बेचना चाहे तो दूसरी जगह पर भी बेच सकता है। और दूसरी जगहों को हम एक पैरेलल सिस्टम कह रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा मंडी सिस्टम, उस मंडी सिस्टम को ख़त्म नहीं किया, उस मंडी सिस्टम के साथ साथ दूसरे सिस्टम को भी खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब किसान के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो मंडी में चला जाए या वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में ना जाके नए सिस्टम में चला जाए। 2 सिस्टम है किसानों के पास। तो ये एक किसान के लिए फ़ायदे की बात है, किसान के लिए बेहतर बात है। एंड अगर वो दूसरी जगह जाएगा, मंडी को छोड़कर नई जगह में जाने की कोशिश करेगा, तो नई जगह में उसको किसी तरीके का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, किसी तरीके की कोई फीस या सेस भी नहीं देना पड़ेगा।
तो इससे जो है किसान की लागत भी कम आएगी, कॉस्ट भी कम आएगी, तो किसान को यहाँ पर भी फ़ायदा पहुँचेगा। प्लस किसान के लिए फ़ायदे की बात है कि क्योंकि अब इस कंपटीशन की वजह से क्या हो, इस कानून की वजह से क्या होगा, एक कंपटीशन होगा बाय करने का, खरीदने का कंपटीशन हो जाएगा। अब ट्रेडर सोचेगा काश मैं खरीद लूँ, काश मैं खरीद लूँ, काश मैं खरीद लूँ। जब सारे खरीदने की सोचेंगे तो हो सकता है कुछ लोग फार्मर के, किसान की प्लेस से ही डायरेक्ट खरीदने के लिए चले जाएं, और अगर वो फार्मर की प्लेस से डायरेक्ट खरीदने चले जाएंगे तो फार्मर की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी, एंड इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी किसान के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब क्या है कि हार्वेस्ट होने के बाद, मतलब जब कई बार जब फसल उग जाती है, उगने के बाद वो अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके घूमता रहता है, या कई बार उसको स्टोरेज करने की जगह नहीं मिलती, जिस वजह से वो ख़राब हो जाती है। अब इस नए कानून के ज़रिए जब एक खरीदने का कंपटीशन हो जाएगा तो उससे जो है कहीं ना कहीं उसका जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसको जो है ओवरऑल कॉस्ट में भी कमी होगी और उसका जो है लॉस भी अब कम हुआ करेगा। देन वी विल ट्राई टू सी कि अब अभी तक किसान क्या करता था, सिर्फ गेहूं या अनाज जो बेसिक चीज़ें हैं वही उगाता था, उसको लगता था आलू प्याज गेहूं या वो चीज़ों को उगाने की कोशिश करता था जो मंडी में इजीली बिक जाती थी। इस कानून के बाद अब किसान सोचेगा मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ, हो सकता है अब वो नई क्रॉप्स को उगाने की तरफ बढ़े आगे, क्योंकि उसके पास अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स आएंगे और जो अलग अलग ट्रेडर्स डिमांड करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर हो सकता है वो एक नई क्रॉप्स को उगाने की तरफ आगे बढ़े, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर उसके लिए पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद ये तो हमारा पहले कानून का फ़ायदा था। जो दूसरा कानून आया हमारा, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, ये जो दूसरा कानून है इसका सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है, हर बार ये बात सुनने को आती थी कि आखिरकार जो है किसान को व्यापारी ने मूर्ख बना लिया या ट्रेडर ने किसान को जो है बेवकूफ़ बना लिया या मिडल मैन से सारा फ़ायदा उठा गए, किसान को कुछ पैसा नहीं मिल पाया। इस कानून के ज़रिए सरकार ने क्या किया, फार्मर को ही ट्रेडर बना दिया। कैसे ट्रेडर बना दिया, बोला तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी के साथ, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो तो फार्मर ही अगर ट्रेडर बन जाएगा तो इसका मतलब है अब वो अपने हितों की रक्षा कर सकता है, अब वो अपने फ़ायदे और नुकसान का सोच सकता है। अब सरकार ने इस कानून के ज़रिए इतनी शक्तियां उसको दे दी हैं कि वो जो है अपने नुकसान को कम से कम करे और अपने फ़ायदे की चीज़ों के बारे में खुद डिसीज़न ले सके, तो डिसीज़न मेकिंग उसकी यहाँ पर स्ट्रांग हो पाएगी, उसको लिबर्टी मिल पाएगी। तो इसीलिए बोला गया कि सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इस कानून का, कि किसानों को ही यहाँ व्यापारी बना दिया गया है। दे हैव टर्न द ट्रेडर्स, दे हैव टर्न्स द फार्मर्स इनटू द ट्रेडर्स, दे हैव एम्पावर्ड इट। ये जैसे हम कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण होता है, इसी तरीके से यहाँ पे किसान सशक्तिकरण की बात की गई है, क्योंकि वो एक व्यापारी बन जाएगा। नेक्स्ट इज, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि व्यापारी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि तुम्हारे लिए मैं ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि प्रोड्यूस के बाद जो भी रिस्क होगा वो रिस्क किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फार्मर के पास अब एग्रीकल्चर के अंदर जो रिस्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अब किसान को किसी तरीके का कोई खतरा भी नहीं झेलना पड़ेगा। एंड दो सबसे इम्पॉर्टेंट इस कानून में जो मेन फ़ायदे हैं, अगर मैं प्राइमरी फ़ायदों की बात करूं तो दो प्राइमरी फ़ायदे हैं इसके। पहला प्राइमरी फ़ायदा क्या है, एक तो प्राइस एश्योरेंस, जो किसान की हमेशा से चिंता रही है कि जब फसल को वो प्रोड्यूस कर लेगा तो फसल बेचेगा किसको, कितने रुपए में बेचेगा, क्या कीमतों का कैसे होगा, कई कीमतें कम हो गई तो क्या होगा, ये चिंता किसान को सताती थी। इस कानून के तहत अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो प्राइस की उसको एश्योरेंस मिल जाती है, और प्राइस एश्योरेंस के साथ साथ उसको एडवांस में ही पैसा मिल जाएगा। और जब उसको एडवांस में पैसा मिल जाएगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, जो इनपुट के लिए उसको कॉस्ट चाहिए होती थी, जो उसको बीज खरीदने होते थे, फर्टिलाइज़र्स हो गए, और जितना भी उसको इनपुट के लिए पैसा चाहिए होता था, जिसके लिए कई बार वो लोन भी लेता था, अब उसको लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर वो प्राइस
एश्योरेंस अगर सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक तो उसको कीमतों भी, प्राइस का भी एश्योरेंस मिलेगा, और दूसरी तरफ इनपुट के लिए जो है पैसा भी एडवांस में मिलेगा, बिना लोन के मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होगा, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है वो है मार्केट एश्योरेंस का। अभी तक उसके पास प्राइस एश्योरेंस की प्रॉब्लम होती थी और मार्केट एश्योरेंस की, मतलब कितने का बिकेगा और किसको बेचेंगे, ये दो समस्याएं सबसे ज़्यादा थी उसके सामने। इन दोनों समस्याओं को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, क्योंकि अगर उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली है तो इसका मतलब है मार्केट को उसने पहले ही एश्योर करके रख लिया है। नेक्स्ट इज जो छोटे छोटे किसान हैं, हमारे हिंदुस्तान में कहा जा रहा है, इंडिया में लगभग 86% के करीब ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी स्मॉल लैंड है। अब उनका प्रोड्यूस बहुत कम होता है, सपोज किसी के पास 2 बोरी है, 4 बोरी है, बहुत छोटे छोटे किसान हैं। अब उनके पास जो प्रोड्यूस है उनका भी इस कानून में जो है ध्यान रखा गया है, बिकॉज वो एफपीओ के ज़रिए, एफपीओ के बारे में, इसका एफपीओ का मतलब है फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस। एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगभग छोटे छोटे किसानों से एक संगठन बनाएगी, एग्रीगेट करेगी और अल्टीमेटली आगे जा कर के क्या कर पाएगी, मार्केट में बेच पाएगी। तो छोटे छोटे किसानों के साथ टाई अप करना, उनको जो है उनसे प्रोड्यूस लेना और कंपनी को बेचना, तो इसमें जो है फूड प्रोसेस जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफपीओज हैं, ये इसके अंदर बड़ी भूमिका निभाएगी। तो जो छोटा किसान जो मंडी तक नहीं जा पाता था, जिसको लगता था कि नहीं मेरे लिए मंडी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, या मंडी बहुत दूर है, या मंडी तक जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अब वो इस कानून में इसके ज़रिए भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि एफपीओ को हम अलग से डील करेंगे, बट एफपीओ वर्किंग में है और हमारे यहाँ पर अभी 10,000 से ज़्यादा एफपीओ बनने की बात हो रही है। तो अब एक छोटे किसान के पास भी ऑप्शन है कि वो एफपीओ के ज़रिए भी बेच सकता है, डायरेक्ट सेल करना चाहे तो डायरेक्ट सेल भी कर सकता है। तो मतलब छोटे किसानों को भी ध्यान में रखा गया है, बड़े किसानों को भी ध्यान में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये फ़ायदे की बात है। किसान के लिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब वो इन बड़े कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बड़ी कंपनियां इसको काम करने का तरीका सिखाएंगी, नए मेथड्स उनको बताएगी कि किसानों को कि काम कैसे किया जाता है। हो सकता है उसको एक नई टेक्नोलॉजी दे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जब आएंगी और वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो किसान को काम करने का तरीका सिखाएंगी, किसानों को न्यू इक्विपमेंट्स देंगी, किसानों को जो है टेक्नोलॉजी देगी। किसान को एक तरीका पता लग जाएगा कि आखिरकार काम करते कैसे हैं, उसके पास स्किल्स आ जाएंगी काम करने की। और जब उसके पास स्किल्स आ जाएंगी तो चाहे वो नेक्स्ट टाइम उस कंपनी को बेचे या ना बेचे, ओवरऑल किसान के पास एक नई स्किल डेवलप हो चुकी होगी, एक नए मेथड्स इवॉल्व कर चुका होगा, और इससे वो अपने जो है प्रोड्यूस को जो है अच्छे से इन क्वालिटी की में जो है प्रोड्यूस को इम्प्रूव प्रोड्यूस जो है लेकर के आ पाएगा, और कहीं ना कहीं इससे किसान के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि एंटाइटलमेंट ऑफ लैंड कैन नेवर बी चेंज्ड। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, तो उस डिस्प्यूट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि उसकी ज़मीन बेचकर उसका भरपाई की जाए या उसका ज़मीन जो है ले ली जाए। ये हमने कल की क्लास में भी देखा था कि नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ द फार्मर्स फॉर रिकवरिंग ऑफ एनी ड्यूज़। अगर इस एग्रीमेंट की वजह से कोई फार्मर के ऊपर ड्यू आ जाता है तो फार्मर को अपनी ज़मीन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मर को एक वीकर सेक्शन समझते हुए उसको एक प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट वी विल सी कि देयर इज़ अ इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, और वो भी एक टाइम लाइन के साथ सामने आए हैं कि कितने टाइम में इस झगड़े को सुलझाना होगा। तो फार्मर के लिए एक बहुत ही राहत वाली बात है, फार्मर के लिए एक फ़ायदे वाली बात है कि फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, किसी के साथ एग्रीमेंट करते टाइम घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लिखा पढ़ी कर रहा हूँ अगर तो कल को कोई बात हो गई तो शायद कहीं ज़मीन ही हाथ से ना चली जाए।
तो इन सारी चीज़ों का क्या कर रखा है सरकार ने इस कानून के ज़रिए ध्यान रखा हुआ है। फिर एक तीसरा कानून है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का। इस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में किसान जब ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता था तो सामने वाला ज़्यादा खरीदता नहीं था। ट्रेडर क्यों नहीं ज़्यादा खरीदता था? क्योंकि उसको डर होता था कि कहीं मैंने ज़्यादा खरीद लिया, मैंने कहीं बम्पर स्टॉक कर लिया तो इसको होर्डिंग का नाम ना दे दिया जाए और उसके ऊपर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ना हो जाए। इसी तरीके से किसान भी डरता था कहीं बम्पर प्रोड्यूस कर दिया, कहीं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया तो सामने वाला तो खरीदेगा नहीं, इसके पास स्टोरेज की जगह नहीं होगी, तो अल्टीमेटली किसान भी उससे नुकसान में जाएगा। तो अब गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट को फिलहाल हटा दिया है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में है, लेकिन ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर स्टॉक लिमिट की कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब आज की डेट में कोई भी अगर किसान के साथ ट्रेड करना चाहे, किसान से बम्पर परचेस करना चाहे तो वो बम्पर परचेस कर सकता है, और किसान भी चाहे तो बम्पर जो है बम्पर जो है प्रोड्यूस करना चाहे तो वो बम्पर प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो कहीं ना किसान के लिए ये किसान के लिए जो है एक फ़ायदे की बात है। किसान को अब उगाते टाइम इस बात की चिंता नहीं करनी कि ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं किसान को जो है इससे फ़ायदा पहुंचेगा, और ट्रेडर को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो ख़रीदेगा तो उसके लिए भी होर्डिंग हो जाएगी। तो ये जो है दो इम्पॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इन तीन कानूनों के फ़ायदे थे। और हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। तो इन कानूनों के फार्मर के ऊपर क्या नुकसान हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ जो है नेगेटिव बातें जो कह सकते हैं कि इसमें है, वो ये है, हालांकि सरकार एमएसपी दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने बोला है एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, सरकार एमएसपी पे परचेज भी कर रही है और एमएसपी कंटिन्यू भी रहेगी। लेकिन जो ये एमएसपी है, एमएसपी को इस लॉ के अंदर कहीं लिखा नहीं हुआ, कानून में इस बात को लिखा नहीं है कि सरकार हमेशा बाध्य रहेगी खरीदने के लिए, गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी बाइंडिंग, गवर्नमेंट जो है बाइंडिंग होगी खरीदने के लिए, ये बात नहीं लिखी हुई। तो इससे जो है ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ग्रेजुअली धीरे धीरे खरीदना बंद कर देगी, इवेंचुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाएगा कि किसानों से खरीदना बंद कर देगी, तो एमएसपी का जो है ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। बट वी वेरी वेल नो, गवर्नमेंट जब तक पीडीएस सिस्टम है तो पीडीएस के लिए गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना ही करना है। साथ साथ हम अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा कुछ स्टोर करके रखती है, कल को नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई या कोई बात हो गई तो सरकार हमेशा अपने पास स्टोर करके रखती है। तो सरकार खरीदना तो कभी बंद नहीं करेगी, ये बात तो गलत है कि सरकार किसान से खरीदना बंद कर देगी। तो ये तो सरकार की ज़रूरत है, और अगर ये सरकार की ज़रूरत है तो डेफिनेटली बात है वो खरीदेगी, और जब खरीदेगी तो एमएसपी भी रहेगा ही रहेगा। ये बहुत ही व्यवहारिक है। इस बात को अगर लिखा नहीं है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो है कहीं ना कहीं सरकार इससे सरकार की इंटेंशन सही नहीं है, शायद इसलिए नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होकर के सोचोगे, व्यवहारिक तौर पे सोचोगे, तो आपको लगेगा कि साहब एमएसपी हमेशा रहेगा ही रहेगा, बिकॉज बैकएंड पे पीडीएस हमेशा रहेगा, बैकएंड पे स्टोरिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो बैकएंड पे ये सारी चीज़ें रहेगी। तो एमएसपी चाहे कानून में नहीं लिखा, लेकिन डेफिनेटली वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, कानून में ना लिखने की वजह से एक घबराहट है, ऐसा लग रहा है किसानों को कि साहब क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसको हम कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट के रूप में कह सकते हैं कि लॉ में नहीं लिखा हुआ। दूसरा, जो बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो बड़े बिजनेस हाउसेस होंगे, वो हो सकता है छोटे किसानों को इन्फ्लुएंस कर जाए। वो हो सकता है उस पूरे एरिया में सबसे खरीदें और बोले नहीं, इससे ज़्यादा हम दाम नहीं देंगे, बेचना है तो बेचो, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने को तैयार हैं, तुम्हें आज ही कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन कीमत कम देंगे। तो शायद हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस कर जाएं छोटे फार्मर को, हो सकता है फिर उसको जो है उचित दाम ना मिल पाए, ऐसा लोगों में डर है। लेकिन अब वो बिग जो है बिजनेस हाउस वाले आएंगे या नहीं आएंगे, दिस इज़ क्वेश्चनेबल, बिकॉज कई बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बड़े बिजनेस हाउस हैं, ये उनकी ईगो का सवाल है कि वो हर छोटे छोटे किसान से जो है बात नहीं करेंगे। तो हर छोटे से बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब है फिर से मिडल मैन बीच में हो सकता है आ जाए,
और फिर से अगर मिडलमैन बीच में आ जाएगा तो हो सकता है कि दोबारा से किसान को जो है कुछ ना कुछ नुकसान यहाँ पर भी हो जाए, बट ऐसी संभावनाएं हैं, तो इसीलिए हम इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लेसिंग द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एट द मर्सी ऑफ सिविल सर्वेंट्स रादर देन द कोर्ट। अब आप साफ समझें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बोल दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली कि कॉन्ट्रैक्ट करो। अब जब फार्मर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ या किसी भी ट्रेडर के साथ, तो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई झगड़ा हो गया तो बोला गया कि तुम्हारा झगड़ा जो निपटारे करेगा, तुम्हारे झगड़े का जो निपटारा करेगा, वो झगड़े का निपटारा करने की एक बॉडी बनाई है जिसको बोला कॉन्सिलिएशन बोर्ड होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डायग्राम समझा था कि एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड होगा जिसमें दोनों की पार्टीज जो हैं कहीं ना कहीं उसमें होंगी, फार्मर की तरफ से भी पार्टी होगी और आगे ट्रेडर की तरफ से भी पार्टी होगी। तो इट इज़ जस्ट लाइक आर्बिट्रेशन, ठीक है। यहाँ अगर बात सॉल्व नहीं हुई तो तुम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास चले जाना, उसके बाद भी बात नहीं हो तो तुम कलेक्टर के पास और जो है एडिशनल कलेक्टर के पास अथॉरिटी होगी, वो 30 दिन के अंदर इस जो है झगड़े को सुलझाएंगी। झगड़े को सुलझाने की जिम्मेदारी दे दी है किसको? सिविल सर्वेंट्स को। ब्यूरोक्रेट के पास जो है ये जो है जिम्मेदारी आ गई है। ये झगड़े का सुलझाना अगर ये शायद कोर्ट में हो जाता तो शायद जो है वहाँ पर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते या कोई ट्रिब्यूनल हो जाता, तब शायद जो है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती और इस तरीके से विरोध शायद लोग ना करते। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट की वजह से लोगों के मन में घबराहट है कि क्या उनको इंसाफ सही मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी वी वेरी वेल नो, ब्यूरोक्रेसीज आर और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं। तो कहीं कोई नेक्सिस ऐसा ना क्रिएट हो जाए जिस वजह से फार्मर का हितों के ऊपर कोई सवाल उठ जाए। तो ये एक जो है इसका एक खतरे की बात है। अब वो वाकई में खतरा है या नहीं है ये तो साफ समय ही बताएगा, लेकिन हाँ कुछ संभावनाएं यहाँ पर छुपी हुई हैं। इसके बाद वी विल ट्राई टू सी, फ़ायदे की बात करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेक होल्डर कि ट्रेडर की क्या फ़ायदे की बात है। व्यापारी की जहाँ तक बात की जाए तो व्यापारी के लिए तो बोला गया कि आप व्यापार करो, और कैसे व्यापार करो? बैरियर फ्री व्यापार करो, मतलब किसी तरीके की तुम्हारे को व्यापार करने में कोई रुकावट नहीं आएगी, प्लस तुम्हारे को किसी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब लाइसेंस नहीं चाहिए तुम्हारे को। अब तुम चाहो तो हरियाणा के हो तो तुम पंजाब में व्यापार करो, राजस्थान में व्यापार करो, किसी के भी साथ व्यापार करो, कंपनी वाले के साथ करो, डायरेक्ट फार्मर जो करना है करो, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन या लाइसेंस नहीं चाहिए। पहले होता था कि मंडी में अगर आड़ती बनना है, एपीएमसी का लाइसेंस लेना है, तो यू मस्ट हैव मे बी सम पॉलिटिकल कनेक्शंस विथ सम क्लेम्स, या फिर यू मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद यू। यहाँ पर बोला गया देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, एवरीवन इज ट्रेडर, हर किसी की जो है रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। प्लस व्यापारी के पास हमेशा, ट्रेडर के पास हमेशा एक कंसर्न होता था, खास करके फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं हमारी, उनके पास जो है ये कहीं ना कहीं हमेशा से एक चिंता की बात होती थी कि उनको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस रहते थे। कई बार उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था, जिस वजह से वो प्रोडक्शन भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते थे। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो लेस की कंपनी है, उसको सपोज करो चिप्स बनाने हैं, अगर उसके बैकएंड पे उसके पास आलू होंगे तभी चिप्स बना पाएगा। बाय चांस अगर आलू ना हो उसके स्टॉक में तो शायद वो चिप्स नहीं बना पाएगा। लेकिन अब क्या है, स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, तो स्टॉक लिमिट हटा दी गई है तो वो अपने पास आलू जो है बम्पर स्टॉक में रख सकता है, और साथ ही साथ फार्मर भी बम्पर प्रोड्यूस करेगा तो उससे उसकी इनकम भी बम्पर होगी। तो अल्टीमेटली बोला गया कि जितनी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवा सकती हैं। नेक्स्ट इज डिज़ायर्ड क्वालिटी। डिज़ायर्ड क्वालिटी का मतलब है जो व्यापारी है, व्यापारी अपनी क्वालिटी के बेसिस पे जैसी क्वालिटी चाहिए है वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकता है फार्मर से।
पहले हो सकता है कि उसको लगता हो कि ठीक है, जो मंडी में क्वालिटी मिल रही है यही लेनी पड़ेगी, मिडिल मैन जो क्वालिटी दे रहा है वही लेनी पड़ेगी, जो कमीशन एजेंट क्वालिटी दे रहा है वही लेनी पड़ेगी। उसने बोला साहब आलू ऐसे हैं तो ऐसे ही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें चाहिए थी तो आप फार्मर से डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते थे, तो डिज़ायर्ड क्वालिटी नहीं मिलती थी तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो ट्रेडर्स को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो अब इनको बोला गया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए जैसे मन चाहे उस क्वालिटी का प्रोड्यूस तुम ले सकते हो और अकॉर्डिंगली तुम्हारी जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योर्ड हो पाएगी, क्योंकि वी वेरी वेल नो कंपटीशन के अंदर क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। फिर बोला गया देयर इज़ नो फियर ऑफ लिमिट, मैंने अभी बताया तुम्हारे को, जिसकी वजह से आप जितना स्टॉक करना चाहें कर सकते हैं, उससे आपको जो है किसी तरीके से प्रोसेस स्टॉप नहीं हो पाएगी, प्लस आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। व्यापारी के लिए अब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जो लेज सपोज करो कंपनी है, वहाँ पर चिप्स बन रहे हैं, उसको आलू चाहिए हैं, तो उसके सपोज बीच में कहीं ना कहीं या कोई दूसरी कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उन फूड प्रोसेसिंग यूनिट को कोई भी फार्मर्स प्रोड्यूस चाहिए है तो बीच में मिडल मैन्स थे। मिडल मैन्स को क्या करना पड़ता था, मिडल मैन को उनको कमीशन देनी पड़ती थी। तो जब वो क्या करते थे, कमीशन देते थे, तो ये कमीशन अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती थी, लागत बढ़ जाती थी। और हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ट्रेडर हो इस कॉस्ट को रिकवर किससे कराता है, आप और मेरे जैसे कस्टमर से, एंड कंज्यूमर से जो है कॉस्ट रिकवर होती है। तो बोला गया अगर कमीशन ही नहीं देनी, मिडिल मैन ही हट गया, तो कॉमन सेंस है कि कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम हो गई तो पीछे सेलिंग प्राइस भी उसकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एंड यूज़र को भी फ़ायदा होगा और इससे जो है कहीं ना कहीं ट्रेडर को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ट्रेडर की लागत, कंपनियों की लागत कम आएगी तो वो उसके लिए बिक्री भी, उसकी जो सेल प्राइस होगी उसको भी कम करेगी। तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ट्रेडर के लिए तो ये फ़ायदे की बात है कि उसकी अब कॉस्ट कम आएगी। नेक्स्ट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी कमीशन एजेंट्स। मैंने अभी बताया कि कमीशन एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, ना अवेलेबिलिटी के लिए और ना ही डिज़ायर्ड क्वालिटी के लिए। प्लस कहा जा रहा है कि साहब ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि किसी एक स्टेट में, अब आप ऐसे समझें कि सपोज किसी स्टेट वन में, किसी राज्य में किसी एक फार्मर प्रोड्यूस किसी एक आइटम की कमी हो गई और वो दूसरी स्टेट में अबेंडेंट में अवेलेबल है। हो सकता है दूसरी स्टेट में अवेलेबल हो, पहली स्टेट में अवेलेबल ना हो। आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज़ करो स्टेट वन में जो है अनियंस अवेलेबल नहीं है, स्टेट टू में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियन अवेलेबल है। तो बोला गया अभी तक क्या होता था, ये सरकार जिम्मेदारी उठाती थी कि कैसे जो है फूड शॉर्टेज को क्या किया जाए, एक बैलेंस किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाया जाए। तो अब बोला गया कि तुम इसको एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखो। व्यापारी को बोला सपोज करो हरियाणा के अंदर अगर अनियंस कम है, प्याज कम है, और पंजाब में अगर प्याज ज़्यादा है, तो व्यापारी को बोला कि व्यापारी तुम जो है इसको एक जो है अवसर की नज़र से देखो, अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखो, पंजाब से ले लो और फाइनली हरियाणा में बेच दो और तुम प्रॉफिट अर्न कर लो। तो इससे क्या हुआ, सरकार की भी कहीं ना कहीं सिरदर्दी कम हुई, और हम सरकार के बारे में जब फ़ायदे पड़ेंगे तो उसमें भी ये बताऊंगा। और इससे व्यापारी को भी जो है मुनाफा मिल गया, और व्यापारी को भी मुनाफा मिला, प्लस हरियाणा में जो लोग थे, आप और मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को प्याज नहीं मिल रहे थे, अब उनको भी प्याज मिल जाएंगे और उनको सस्ते दामों पे प्याज मिल जाएंगे। बिकॉज जब डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई से तो प्राइस इंक्रीज होता जा रहा था। अब जो है सप्लाई को कहीं ना कहीं इसने जो है, इस ट्रेडर ने सप्लाई को बैलेंस आउट कर दिया, जिस वजह से प्राइस दोबारा से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं प्राइस स्टेबिलिटी को भी लेकर के आएगा। जो अभी प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं इमीडिएटली, उनको क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, कीमतें लगभग सेम सी रहेंगी इसके बाद। तो बोला गया ये एक जो है एक ट्रेडर के लिए भी फ़ायदे की बात है, व्यापारी के लिए। और व्यापारी को क्या फ़ायदा है कि वो एक इसको अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखेगा, वो इसको जो है कहीं ना कहीं एक
अफसर की नज़र से देखेगा और उससे इस गैप को ब्रिज करके वो बेनिफिट कमा सकता है, और ये बेनिफिट जो है कंज्यूमर तक पास ऑन होगा। ये सिर्फ व्यापारी का ही नहीं फ़ायदा होगा, इससे किसान, इसका जो है फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार भी लेगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी भी, सरकार के ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी थोड़ी सी शेयर हो जाएगी। हम ऐसे कह सकते हैं, कम या ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ एक शेयर हो जाएगी। और यही हमने गवर्नेंस अप्रोच में भी पढ़ा हुआ है। आपको मालूम होगा व्हाट इज़ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस अप्रोच देखने को मिल रही है हमारे को यहाँ पर इस पॉइंट के ज़रिए। एंड इसके लिए हम नुकसान की बात करते हैं साहब। व्यापारी का कुछ ऑब्वियसली बात है, हर किसी का अगर कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा। तो व्यापारी का क्या नुकसान है यहाँ पे, तो बोला गया व्यापारी का एक नुकसान तो ये है कि जो व्यापारी मंडी तक अपने मोनोपोली क्रिएट करके बैठे थे, उनकी पहले तो मोनोपोली टूट गई, ख़त्म हो गई। हमने ये प्रीवियस वीडियो में देखी थी बात कि उनकी मोनोपोली ख़त्म होने की वजह से उनको जो है परेशानी है उन व्यापारियों को। और दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अगर जो है, दूसरी परेशानी की बात क्या है कि बाय चांस एक बड़ा प्लेयर आ गया मार्केट के अंदर, तो छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी का माल साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। आप इसको ऐसे समझें, सपोज ये फार्मर है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक किसान है, किसान के पास दो ऑप्शन है। किसान के पास एक सपोज रिलायंस खड़ा है सामने, और एक इसके पास रमेश खड़ा है कोई। और रमेश है, सपोज करो कोई एक आम व्यक्ति है जो उसी के